साफी साहब, नवाज शरीफ और उनके 40 साथियों पर गद्दारी के मुकदमात का दर्ज होना अब विफाक से लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है। फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में कल कहा कि वज़ीर आज़म को तो इसका इल्म नहीं था, उन्हें जब पता चला उन्होंने तो नापसंदीदगी का इजहार किया। ये कोई पहली बार हमारे मुल्क में नहीं हो रहा। साफी साहब, आप भी तारीख को बेहतर जानते हैं, लगता है माजी से हमने कभी कोई सबक सीखा ही नहीं है। बीबी शहीद को देख लें, अब नून लीग पर गद्दारी के मुकदमात। ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी? क्या अंजाम होगा? एक तकरीर के बाद ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी तो तहरीक चलनी है, लॉन्ग मार्च होने हैं, जलसे जुलूस होने हैं, होगा क्या? नहीं शाजिया, हिस्ट्री की तरफ तो आपने खुद इशारा किया और बयान भी किया कि जिस मुल्क में अगर फातिमा जनाह पे हो जाए, उन पे ये इल्ज़ाम लग जाए एक मिलिट्री डिक्टेटर के हाथों, तो फिर अगर किसी सियासतदान पे या किसी पख्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, उर्दू बोलने वाले पे लगे तो उस पे हैरत का इजहार क्या हम। और ये भी वक्त ने साबित किया है कि जिस तरह माजी में वो इल्ज़ामात सियासी मकासद के लिए थे, इसी तरह आज भी है। मसलन मेरा तो ज़मीर और जहन नहीं मानता कि एक बंदा किस तरह अपनी धरती और अपनी मिट्टी और अपने लोगों के साथ शऊरी तौर पर गद्दारी का सोच सकता है। यानी मिट्टी का और अपनी धरती का मतलब तो वो माँ की मानिंद है, और अपनी माँ से कोई गद्दारी और बेवफाई कैसे कर सकता है? वो अपने इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती यही है कि हर एक के पास अपना अपना हथियार है। आप मजहबी तबके पे तनकीद करें, उनकी सियासत पे करें, तो वो जवाब में फतवा लगा के आपको जो है मुर्तद, गुमराह और पता नहीं क्या कुछ साबित करता है। इवन आप किसी कौम पर हस्बी करें तो वो आपको जो है एजेंसियों का एजेंट और पता नहीं इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट और क्या क्या वो इस्तेमाल करता है। और लेकिन ये मेरे ख्याल में आजकल बड़ा एक अजीब तमाशा हमें देखने को मिल रहा है। एक तो इस लिहाज से अजीब है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ की पहली हुकूमत है जो इदारों को ढाल बनाकर इक़्तिदार में भी आई है और जो अभी भी इक़्तिदारों को ढाल बना रही है। हालांकि हुकूमतें अपने रियासती इदारों के लिए ढाल का किरदार अदा करती है। दूसरा, हम हुकूमतों का काम ये होता है कि वो रियासती इदारों और अवाम के नुमाइंदों, खा वो अपोजिशन में हो या कहीं पे भी हो, उनके दरमियान राब्ते का किरदार अदा करती है। उनको अगर लड़ाई की तरफ जाते हों तो उनकी मुसालहत कराते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली हुकूमत हमने देखी है कि जिसको अपनी बका रियासती इदारों और अपोजिशन को लड़ाने में नज़र आती है। आपने देखा हमारे यहाँ जो लूली लंगड़ी जमहूरी हुकूमतें रही है, मसलन गिलानी साहब ने भी ये काम किया है कि कई मरतबा अपोजिशन को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने बिठाया है, कभी पार्लियामेंट में, कभी पार्लियामेंट से बाहर। आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी APS के बाद हत्ता कि अपने इमरान खान साहब जैसे सियासी मुखालिफिन को भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक मेज़ पे बिठाया। तो ये एक पहली हुकूमत है कि जो शऊरी तौर पर दिन रात इदारों को और अपोजिशन को लड़ाने की कोशिश कर रही है। मसलन आपने देखा कि इस सब कुछ के बावजूद एक्सटेंशन के मामले पे पीपल्स पार्टी ने भी वोट दिया और मुस्लिम लीग नून ने भी वोट दिया। और मुस्लिम लीग नून सिर्फ शहबाज शरीफ और इस तरह के लोगों ने नहीं, बल्कि वो मियां नवाज शरीफ का फैसला था और उनके कहने पे दिया। ये अभी भी जितने भी उज़र पेश करें, आप याद करें कि मियां नवाज शरीफ की APC में तकरीर के बाद इस हुकूमत के वज़ीर इत्तलाआत ने खुद इदारों को वर्गलाया था। इदारों को मुखातिब करके उन्होंने कहा था कि आप ये काम कर लें, अपना हिसाब बराबर कर लें। फिर इसकी साफी साहब, हुकूमत को वाकई इस ऑपोजिशन की तहरीक का कोई खौफ है? इन जलसों का, लॉन्ग मार्च का वाकई कोई खौफ है कि अब लग रहा है इस कश्मकश में आम आवाम के मसाइल तो बहुत कहीं दूर चले गए हैं? लगता है कि इस हुकूमत का मकसद ही सिर्फ ये है ऑपोजिशन, ऑपोजिशन और ऑपोजिशन। ऑपोजिशन को मुकदमात में किस तरीके से फंसाना या ऑपोजिशन को प्रेशराइज किस तरीके से करना। इज इट ट्रू? देखें, ये हुकूमत पहले दिन से हद से ज़्यादा खौफज़दा है। एक तो इस हुकूमत को अपने आने का पस मंज़र मालूम है
अगर किसी और को नहीं तो खान साहब तो बेहतर जानते हैं ना कि मेरी पार्टी किस तरह बनाई गई है और मुझे इलेक्शन किस तरह जितवाया गया है। और किसी बंदे के या किसी सेटअप के खौफजदा होने की अलामत ये होती है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन पे हमला आवर होते हैं। ये आप जब दूसरे पे हमला करते हैं तो ये बजाते खुद आपके अंदर के खौफ की अलामत होती है। मसलन जो बेखौफ लोग होते हैं वो एक तो जुल्म कभी नहीं करते और दूसरा वो दूसरों की इज्जत और जान माल के बारे में नहायत हसास भी होते हैं। और बेसिकली जितने भी लोग इस तरीके से हमारी तारीख़ में वो वाक़े हुए हैं कि वो अपने नकादों की ज़ुबान बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको जेलों में डालने की कोशिश करते हैं, वो बज़ाते खुद उनके अंदर के खौफ का नतीजा होता है। तो जो कुछ इन्होंने अपोजिशन के साथ किया, बशीर मेमन साहब के साबिक डीजी FIA उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है मतीउल्लाह जान को, उसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं? देखिए, मैं खुद ये आज से कई महीने पहले आर्टिकल में लिख चुका हूँ। अभी आप देखें कि इस मुल्क में आपने डीजी FIA को बुला के और ये आज उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में पूरी तरह बात नहीं की। वो हयादार आदमी हैं। मसलन ये मैं पहले लिख चुका हूँ कि इन्होंने बुलाया बशीर मेमन साहब को और बशीर मेमन आज़म खान साहब इनके साथ दफ्तर में बैठे थे और इन्होंने बशीर मेमन साहब से कहा कि ये मरियम नवाज़ और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे थे जज अरशद मलिक के ख़िलाफ़, आप उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाएं। तो बशीर मेमन साहब ने उनसे कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्टिकल 6 बहुत बड़ी चीज़ है और कोई बुनियाद नहीं बनता कि मैं उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बनाऊं। आखिर में जब इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको तंग किया तो उन्होंने आखिर में उनसे कहा कि सर, हमारे इदारे ने उसके फॉरेंसिक भी किए और सब कुछ किए हैं, तो घंटों की वीडियो अरशद मलिक की हमारे पास पड़ी है और उसको अंदर करने की बजाय आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनको अंदर कर लूं। तो उन्होंने इनके फ़ायदे के लिए कहा कि जी कल जब मामला आला अदालतों में जाएगा तो वो सारा मामला निकलेगा उस वीडियो का और उसका जो है आपको और खुद अरशद मलिक को और इन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। तो जब वो नहीं हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ और एहसान इकबाल के खिलाफ तो आर्टिकल का मुकदमा बनाओ। तो उन्होंने कहा सर किस बुनियाद पे? तो उन्होंने उनसे कहा कि इन दोनों के पास अकामे थे और एक इंटीरियर मिनिस्टर था और दूसरा वो था। तो उन्होंने उसका भी कहा कि सर आर्टिकल 6 मजाक नहीं है और इस बुनियाद पे हम उनके खिलाफ नहीं कर सकते। तो उसकी तो उनको सजा दी गई। अब दूसरी तरफ आप देखें कि वक्त ने साबित किया कि खुद उसकी काबीना में कोई अमरीकी सिटीजन बैठा है, उनके मुशीरान खास में कोई बरतानिया का सिटीजन है, कोई किसी और मुल्क का सिटीजन है। तो ये भी उस वक्त बशीर मेमन साहब ने उनकी तरफ इशारा किया था कि सर आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, हमारे पास जो चीजें हैं तो यहाँ पे फिर आप देखें कि के इलेक्ट्रिक कराची में अवाम का क्या हाल कर रहा है। अब ज़ाहिर है के इलेक्ट्रिक फेडरल के अंडर है, फेडरल अगर कोई चाहे कार्रवाई कर सकता है, किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। बशीर मेमन साहब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब मैंने कहा कि सुई सदरन के 86 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं के इलेक्ट्रिक ने देने हैं, तो उन्हें कहा गया कि आपने जो इन्वेस्टिगेट किया है, तहकीकात का आगाज़ किया है, अबराज ग्रुप तबाह हो गई है। मतलब कि FIA को ये भी कहा गया आपकी वजह से, इन्वेस्टिगेशन की वजह से अबराज ग्रुप तबाह हो गई है। स्ट्रेंज। मैं आपको बताऊं, इससे पैरेलल बशीर मेमन ने एक और काम भी किया था। 2-3 चीज़ें जो है ना आप भी उसने वो नहीं की थी। मसलन बशीर मेमन से ये क्यों नाराज़ थे? बशीर मेमन एक दिन अपने दफ्तर में बैठे थे, उनके पास मानिका साहब आ गए। आपको याद होगा कि हुकूमत के बिल्कुल शुरू में एक पुलिस अफसर के ख़िलाफ़ इस बुनियाद पे कार्रवाई की थी कि जो आपने पाकपतन में वो खातून अव्वल का जो वाक़या आया था, उसको उस दिन के बाद OSD बनाया गया। 1 साल OSD रहने के बाद वो FIA में थे, तो बशीर मेमन साहब ने उनको पोस्टिंग दे दी और कोई ख़ास पोस्टिंग नहीं थी। तो उधर से वो आ गए मानिका साहब
और उन्होंने बशीर मेमन साहब से कहा कि वो देखे आपने हमारे इस मुखालिफ को फिर पोस्टिंग दे दी। तो बशीर मेमन साहब ने उनसे कहा कि मानिका साहब आप खुद सरकारी अफसर रहे हैं और आखिर वो मैं उनको घर तो नहीं भेज सकता, बहुत सजा उनको मिल गई 1 साल, तो जाने दें उनको। उधर से मानिका साहब नाराज गए और आधे घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको फोन करके कह दिया कि हमने वो गोंदल साहब को दोबारा ओएसडी बना दिया है। तो ये जो इन्होंने उनको सजाएं दी तो इसलिए दी कि वो इसी तरह की चीजों में मसलन ये एक ब्यूरोक्रेट इस दौर में फिर हमने देखा जिनकी तफसीलात सामने आई कि वो इस हुकूमत की इसी तरह की नाजायज फरमाइशें पूरी नहीं कर रहा था और उन्होंने कहा जो आप नैब कर रहे हैं शुक्र अल्लाह ने मेरी इज्जत रख ली। हाँ, इस उम्र में तो इज्जत बचाना सबसे बड़ी बात होती है। हाँ जी, हाँ जी। कि सर आप अगर करना चाहते हैं, आपके पास नैब है, आपके पास और इदारे हैं, उनसे करवा दें, हमसे FIA। और इससे उलट एक काम हुआ था, वो उलट एक काम भी जब बशीर मेमन साहब मुंह खोलेंगे अगर उसकी किसी से पूछा जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी को बाबर गौरी साहब की तरफ से शिकायत हुई थी MQM की तरफ से। हाँ जी, उसका भी जिक्र किया उन्होंने कि वो ज्यादती कर। तो जब उन्होंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा कि जी मैं तो मेरिट पे ये काम कर रहा हूँ, तो शाहिद खाकान ने उठ के उनको गले लगाया और शाबाश दी कि ठीक है अगर कानून के मुताबिक हो रहा है तो कैरी ऑन, आप जारी रखें। बिल्कुल सही। तो पुराने पाकिस्तान की मिसाल भी हमारे सामने और नए पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।